जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम पार यूट्यूब चैनल में। आज की क्लास में आप सभी के लिए लेकर आए हैं यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए मॉडल पेपर। किस प्रकार के जो है 125 प्रश्न का ये मॉडल पेपर है, किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, इस प्रकार जो है यहाँ पर आपके लिए समझ में आ जाएगा। सभी लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। 125 प्रश्न में से आपसे कितने प्रश्न बनते हैं आप कमेंट में जरूर बताइएगा आखिरी में, और वीडियो को लाइक अवश्य करते जाएं। अगर आपके लिए यूपी टीजीटी पीजीटी का मॉडल पेपर के 10 सेट मंगवाना है तो मात्र अभी 100 रुपए में आप सभी के लिए 10 सेट मिल जाएंगे। और हिंदी साहित्य में अगर आपके लिए 6000 वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर की पीडीएफ मंगवाना है तो ये पीडीएफ भी आप सभी के लिए उपलब्ध है। मात्र 150 रुपए की पीडीएफ है। और हिंदी व्याकरण की पीडीएफ भी आप सभी के लिए मिल जाएगी। और इसी के साथ हिंदी के 215 कवियों और लेखकों का संपूर्ण जीवन परिचय, ये तीनों पीडीएफ आप सभी के लिए 300 रुपए में उपलब्ध है। और अगर आपके लिए एमपी टेट वर्ग 2 चयन परीक्षा के लिए मॉडल पेपर मंगवाना है तो वो मॉडल पेपर भी मिल जाएंगे। 10 सेट है 100 रुपए में। और इकाई 1 से इकाई 19 तक की पीडीएफ है एमपी टेट वर्ग 2 वालों के लिए भी मिल जाएगी 200 रुपए में। तो आप संपर्क कर लीजिएगा। आज का पहला क्वेश्चन अपने यहाँ पर दिया गया है, इनमें से कौन सा नाम रीतिकाल का नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर दिया गया है। एक में आप सभी लोग बताएंगे। 125 प्रश्न होंगे तो थोड़ी से जल्दी से आप लोग आंसर बताते जाएंगे। तो इनमें से कौन सा नाम रीतिकाल का नहीं है। अलंकृत काल, श्रृंगार काल, पूर्व मध्यकाल या उत्तर मध्यकाल। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा पूर्व मध्यकाल। विकल्प आप सभी का यहाँ पर सी वाला जो विकल्प है वह सही आंसर है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का इतिहास ग्रंथ के लेखक कौन माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में सही आंसर बताना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, डॉक्टर रामविलास शर्मा है, ग्रियसन है, रामचंद्र शुक्ल जी है। हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ, हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ है, सॉरी, हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ के लेखक कौन माने जाते हैं। तो नीलम जी, रीमा जी, रागिनी जी, आप सभी का यहाँ पर सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 में रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ के लेखक माने जाते हैं, रामचंद्र शुक्ल जी। शिवसह सरोज नामक कृति किस लेखक की है। शिवसह सरोज आपने रचना पढ़ी होगी। शिवसह सेंगर, मिस्र बंधु, जॉर्ज ग्रेसन, डॉक्टर नगेंद्र, किनकी रचना मानी जाती है। शिवसह सरोज नामक कृति के लेखक कौन है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, ये रचना मानी जाती है शिवसैन सेंगर जो है उन्हीं की रचना है शिवसैन सरोज। विकल्प नंबर 1 आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। वल्लभाचार्य का संबंध किस मत से है। क्वेश्चन नंबर 4 में बताइए। सखी संप्रदाय, चैतन्य संप्रदाय या पुष्टि संप्रदाय या फिर कोई नहीं। रागिनी जी, नीलम जी, रेणु जी, रजनी जी, आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा। वल्लभाचार्य का संबंध किस मत से है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा विकल्प नंबर सी, यानी कि पुष्टि संप्रदाय। आप सभी का यहाँ पर अनुराधा जी सही आंसर, पुष्टि संप्रदाय आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। साहित्य लहरी के रचनाकार कौन है, किन की रचना मानी जाती है साहित्य लहरी। हसन जी, सूरदास, कबीरदास, तुलसीदास, नंददास। इनमें से आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है सिमरन जी और रीता जी। साहित्य लहरी के कृतिकार कौन माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आप सभी के यहाँ पर सूरदास जी जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है कि रस मंजरी इनमें से किस कवि की कृति है। क्वेश्चन नंबर 6 में सही आंसर बताना है रस मंजरी। नंददास, केशवदास, पद्माकर, सूरदास, इनमें से बताना है रस मंजरी के रचनाकार कौन माने जाते हैं। तो आप सभी का यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 में सही आंसर होगा ये नंददास जी की रचना मानी जाती है। विकल्प नंबर आप सभी का यहाँ पर 1 सही आंसर है रस मंजरी। इनमें से कौन सा कवि तार सप्तक का संपादक रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 में धर्मवीर भारती है, अज्ञे है, मुक्तिबोध है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना है, अरुण जी, सुमन जी। तार सप्तक के संपादक पूछा गया तो चारों सप्तकों के संपादक अज्ञे ही रहे हैं। सच्चिदानंद, हीरानंद, बादशाह, अज्ञे। विकल्प आप सभी का यहाँ पर बी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है प्रयोगवादी कवि इनमें से कौन सा है। प्रयोगवाद के अंतर्गत कौन आते हैं। अज्ञे आते हैं, केदारनाथ अग्रवाल, दिनकर, बच्चन। 8 में सही आंसर बताइएगा। नीलम जी, प्रयोगवादी कवि इनमें से कौन है।
तो इनमें से अज्ञे आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। सच्चिदानंद, हीरानंद, बादशाह अज्ञे प्रयोगवादी कवि माने जाते हैं। ये वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। मधुशाला के रचयिता कौन माने जाते हैं? किस कवि की रचना मानी जाती है मधुशाला? माखनलाल चतुर्वेदी, हरिऔध या फिर अज्ञे बच्चन? इनमें से आप सभी लोग बताइएगा। मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण, ये सभी रचनाएं जो हैं किनकी मानी जाती हैं? तो बच्चन आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। बच्चन जी जो उन्हीं की रचनाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया, बसेरे से दूर किस विधा की पुस्तक है? क्वेश्चन नंबर 10 में जीवनी है, रेखा चित्र है, उपन्यास है, आत्मकथा है। बसेरे से दूर किस विधा की पुस्तक मानी जाती है? 10वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। प्रियंका जी, कंचन जी, आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। ये रचना है आत्मकथा। विकल्प आप सभी का यहाँ पर डी, आत्मकथा जो हरिवंशराय बच्चन की आत्मकथा 4 भागों में है, जिसमें से एक है बसेरे से दूर। नागार्जुन किस वर्ग के कवि माने जाते हैं? क्वेश्चन नंबर 11 में छायावादी, प्रगतिवादी, प्रयोगवादी या आधुनिकतावादी? अरुण जी, सुहानी जी, आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। नागार्जुन जी जो हैं ये किस वर्ग के कवि माने जाते हैं? 11 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। ये माने जाते हैं प्रगतिवादी कवि। विकल्प आप सभी का यहाँ पर बी वाला विकल्प सही आंसर है। कामायनी किस काल की रचना है? जयशंकर प्रसाद जी जो हैं उन्हीं की रचना है। छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, इनमें से आप सभी के लिए बताना है कामायनी जो है किस काल की रचना मानी जाती है? बताइएगा कौन सा विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। 12वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और 12 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है कामायनी जो है ये छायावादी रचना मानी जाती है। विकल्प 1 आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। 13वां क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, देखिएगा ये है पल्लव के रचयिता कवि का नाम बताना है किन की रचना मानी जाती है? पल्लव, प्रसाद, पंत, निराला, महादेव वर्मा, ये चारों छायावाद के 4 स्तंभ माने जाते हैं। प्रसाद, पंत, निराला और महादेव वर्मा। और पल्लव जो रचना है पल्लव पंत की रचना मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया, वेदना की कवित्री किसे कहा जाता है? महादेव वर्मा या फिर मीराबाई, सरोजिनी नायडू, सुभद्रा कुमारी चौहान? वेदना की कवित्री किसे कहा जाता है? 14 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। वेदना की कवित्री कहा जाता है महादेव वर्मा को। आधुनिक युग की मीरा भी कहा जाता है महादेव वर्मा को। दिनेश जी, क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 15 दिया गया है, मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, यह पंक्ति किस कवि की है? क्वेश्चन नंबर 15 में मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, ये पंक्ति मानी जाती है। इनकी माखनलाल चतुर्वेदी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। पुष्प की अभिलाषा नामक कविता जो है उसी से पंक्ति ली गई है। निराला की साहित्य साधना के रचयिता कौन माने जाते हैं? निराला है, नंदुलारी वाजपेयी है, रामविलास शर्मा है, पंत जी है। इनमें से आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है निराला की साहित्य साधना के रचयिता कौन है? सही आंसर होगा सुमन जी, पारुल जी, ममता जी। 16 में सी वाला विकल्प रामविलास शर्मा जी जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, रामविलास शर्मा। निस्ता धातु का लट लकार में प्रथम पुरुष एक वचन का रूप क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 17 में सही आंसर बताना है। कुछ संस्कृत के क्वेश्चन भी आप सभी के लिए मिलेंगे यहाँ पर। निस्ता धातु का लट लकार में प्रथम पुरुष एक वचन का रूप क्या होगा? 17 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा विकल्प नंबर तिष्ठति। आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है तिष्ठति। अगला क्वेश्चन है कि पिब धातु का लोट लकार में प्रथम पुरुष है बहुवचन का रूप बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या होगा सही आंसर? प्रियंका जी, पिब धातु का लोट लकार में प्रथम पुरुष है बहुवचन का रूप बताना है। तो 18 में आप सभी का यहाँ पर पिबंतु आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। बी वाला जो विकल्प है रविंद्र जी वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। गम धातु विधिलिंग लकार मध्यम पुरुष द्विवचन का रूप क्या होगा? 19 में सही आंसर चयन करना है। गम धातु विधिलिंग लकार मध्यम पुरुष द्विवचन का रूप क्या होगा?
19 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा गच्छेतम होगा सही आंसर। बी वाला जो विकल्प है गच्छेतम आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है भू धातु का लंड लकार में उत्तम पुरुष एक वचन का रूप क्या होगा? क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 20 दिया गया है और 20 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा अभवम आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा सी वाला विकल्प। डंके की चोट पर कहना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? 21 में बताना। जोर से कहना, स्पष्टता से कहना, अभिमान के साथ कहना, गाली देते हुए कहना। डंके की चोट पर कहना इसका अर्थ ये मुहावरा यहाँ पर दिया गया 21 में आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है और इसका सही आंसर होगा स्पष्टता से कहना। डंके की चोट पर कहना यानी कि स्पष्टता से कहना। क्वेश्चन नंबर 22 दिया है कलेजे पर पत्थर रखना मुहावरे का अर्थ बताना है। विपत्ति में धैर्य धारण करना, दुखी होना, ईर्ष्या करना, बुरा चाहना। कलेजे पर पत्थर रखना। सोना जी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है विपत्ति में धैर्य धारण करना। ये वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। औंधी खोपड़ी का होना मुहावरे का अर्थ बताना है। क्या होगा सही आंसर? औंधी खोपड़ी का होना इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? क्वेश्चन नंबर 23 में सही आंसर चयन करना है। 23 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर मूर्ख होना। औंधी खोपड़ी का होना यानी कि मूर्ख होना। अगला क्वेश्चन है कूप मंडूक होना मुहावरे का अर्थ आप सभी लोग बताइएगा। व्यापक प्रभाव होना, सीमित ज्ञान होना, विद्वान होना, प्रतिभाशाली होना। हजारी लाल जी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? कूप मंडूक होना। इस मुहावरे का अर्थ होगा सीमित ज्ञान होना। बी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है सीमित ज्ञान होना। काला अक्षर भैंस बराबर मुहावरे का अर्थ बताइएगा। 25वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। काला अक्षर भैंस बराबर मुहावरे का अर्थ आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। 25वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा बी वाला विकल्प यानी कि निरक्षर होना। विकल्प नंबर 2 आप सभी का यहाँ पर राधा जी सही आंसर होगा। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी जो है किस सप्तक के कवि माने जाते हैं? क्वेश्चन नंबर 26 में सही आंसर बताइए। तीसरे सप्तक, दूसरा सप्तक, तार सप्तक, चौथा सप्तक बताइए। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना किस सप्तक के कवि माने जाते हैं? 26वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और तीसरा सप्तक जो कि 1959 में प्रकाशित हुआ था उसी के कवि माने जाते हैं। विकल्प आप सभी के यहाँ पर ये वाला विकल्प सही आंसर है। किस काव्यधारा को मार्क्सवाद का साहित्यिक संस्करण कहा गया है? वह काव्यधारा बताना है। कौन सी वह काव्यधारा है? इनमें से आप सभी लोग चयन करिएगा। रागनी जी छायावाद है, प्रयोगवाद है, प्रगतिवाद है, नवगीत है। किस काव्यधारा को बताना है मार्क्सवाद का साहित्यिक संस्करण कहा गया है? तो वह काव्यधारा कौन सी है? 27 में प्रगतिवाद आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। इनमें से दूसरे सप्तक के कवि बताइए। कुंवर नारायण है या फिर शमशेर बहादुर से, केदारनाथ से है या फिर प्रभाकर माचवे हैं। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 28 दिया गया है। रविंद्र जी दूसरे सप्तक के कवि कौन माने जाते हैं? दूसरा सप्तक 1951 में प्रकाशित हुआ था और शमशेर बहादुर से आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। शमशेर बहादुर से दूसरे सप्तक के कवि माने जाते हैं। कनक जी अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। आत्मजयी नामक कृति के रचनाकार कौन है? अज्ञे हैं, नरेश मेहता हैं, कुंवर नारायण हैं, जगदीश गुप्त हैं। इनमें से आप सभी के लिए बताना है आत्मजयी किन की रचना है? मुकेश कुमार जी आत्मजयी के रचनाकार बताना है किन की रचना है? तो कुंवर नारायण जो है उन्हीं की रचना मानी जाती है। सी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है कुंवर नारायण। कनुप्रिया किस विधा की रचना है? कहानी है, उपन्यास है, नाटक है, काव्य है। क्वेश्चन नंबर 30 में बताना है कनुप्रिया किस विधा की रचना है? क्वेश्चन नंबर 30 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? कनुप्रिया की विधा बताने किस विधा की रचना मानी जाती है?
और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है काव्य है। ये डी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा काव्य। उल्लेख का सही संधि विच्छेद बताना क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 31 में आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है। बताइए उल्लेख, उल्लेख का सही संधि विच्छेद चयन करना है। 31वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और 31 में आप सभी का यहाँ पर असंजय सही आंसर होगा। उत धन लेख बराबर उल्लेख आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। उत धन लेख बराबर उल्लेख है। यहाँ पर ता में जो है हलंत होगी, तो यहाँ पर तो कोई नहीं होगा सही आंसर, क्योंकि ता में यहाँ पर हलंत नहीं है, तो कोई नहीं आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। व्याप्त में संधि बताना है, कौन सी संधि होगी व्याप्त में? क्वेश्चन नंबर 32 है। गुण संधि, दीर्घ संधि, व्यंजन संधि या फिर यण संधि है? मनोज जी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? व्याप्त में संधि चयन करना है। क्वेश्चन नंबर 32 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है व्याप्त में यण संधि होगी। डी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। यण संधि का उदाहरण माना जाता है व्याप्त। न्यून का सही संधि विच्छेद आप सभी के लिए बताना है। न्यून का सही संधि विच्छेद क्या होगा? 33वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। न्यून का सही संधि विच्छेद चयन करिएगा। तो 33 में आप सभी का यहाँ पर ए वाला विकल्प सही आंसर है। नी धन ऊन बराबर न्यून आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। ये वाला जो विकल्प है वह सही आंसर। हिंदी के काव्य भाषा परक समीक्षक का नाम क्या है? डॉक्टर रघुवंश है, विजय देव नारायण साई है, रामस्वरूप चतुर्वेदी है, डॉक्टर नगेंद्र है। हिंदी के काव्य भाषा परक समीक्षक का नाम क्या है? क्वेश्चन नंबर 34 यहां पर दिया गया है और 34 में सही आंसर है कि हिंदी के काव्य भाषा परक समीक्षक का नाम यहां पर पूछा गया है। तो रामस्वरूप चतुर्वेदी आप सभी का यहाँ पर सी वाला विकल्प आप सभी लोगों ने सही आंसर चयन किया है। कनक जी क्वेश्चन नंबर 35 है कि यहाँ पर आप सभी के लिए बताना है कि अपभ्रंश का वाल्मीकि इनमें से आपके लिए बताने किसे कहा जाता है? धनपाल को, पुष्पदंत, शंभु, देवसेन को, इनमें से आप सभी के लिए चयन करना है। अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 35 में आप सभी का यहाँ पर शंभु जो है भाई आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। पयुमचर्यु, रिट्ठनेमिचर्यु और शंभु छंदस, ये 3 रचना इनकी मिलती हैं शंभु जी की। इन मुसलमान हरिजनन पे कोटिक हिंदू बारिये यह पंक्ति किस कवि की है? 36 में रसखान, भारतेंदु, हरिऔध, रहीमदास, इनमें से आप सभी के लिए बताना 36 का सही आंसर। तो विकल्प नंबर बी वाला विकल्प भारतेंदु। इन मुसलमान हरिजनन पे कोटिक हिंदू बारिये भारतेंदु जी की पंक्ति मानी जाती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 37, रामचरितमानस की रचना प्रारंभ हुई थी, कब हुई थी प्रारंभ? रामचरितमानस तुलसीदास जी की जो रचना है ये प्रारंभ हुई थी कब? रीमा जी, सिमरन जी, आप सभी लोगों के यहाँ पर कमेंट देखते जा रहे हैं, बहुत बढ़िया, सभी लोग आंसर बता रहे हैं। रामचरितमानस की रचना प्रारंभ हुई थी 1631 विक्रमी में। विकल्प आप सभी का यहाँ पर डी वाला जो विकल्प है सोनाली जी, वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। अवधि में रचित महाकाव्य कौन सा है? इनमें से बताना। रामचंद्रिका है, कृष्णायन है, कामायनी है, रामायण है? अवधि में बताना है। 38 का सही आंसर क्या होगा? अवधि में रचित महाकाव्य कौन सा है? तो कृष्णायन आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। बी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। कृष्णायन जो है अवधी भाषा में रचित महाकाव्य पूछा गया है। टूटना कहानी के लेखक का नाम बताइए। टूटना राजेंद्र यादव, निर्मल वर्मा, मन्नू भंडारी, अमरकांत। 46 में आप सभी लोग चयन करेंगे। टूटना कहानी के लेखक का नाम बताना। सॉरी 39वां क्वेश्चन है, 46 नहीं 39। टूटना कहानी के लेखक का नाम क्या है? 39 में राजेंद्र यादव आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होंगे। ये वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। पश्चिमी हिंदी का विकास हुआ है ब्राह्मण अपभ्रंश से, शौरसैनी से, मागधी से या फिर अर्ध मागधी से? 40 का सही आंसर, पश्चिमी हिंदी का विकास हुआ है।
46 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा ये चयन करना है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है शौरसेनी अपभ्रंश। आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है शौरसेनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी का विकास हुआ है। क्वेश्चन नंबर 41 है आमरण में यहाँ पर कौन सा समास होगा, यहाँ पर समास लिखा होगा। आमरण में कौन सा समास है बताइएगा, चयन करिएगा इनमें से। अव्ययी भाव, कर्मधारा है, तत्पुरुष या फिर बहुब्रीहि समास है। आमरण शब्द दिया गया है। 41वां क्वेश्चन है मुकेश कुमार जी, आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है कि आमरण में अव्ययी भाव समास जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर ए वाला विकल्प यहाँ पर सही आंसर होगा। कोशकार शब्द में कौन सा समास है? कोशकार में द्विगु है, द्वंद्व है, तत्पुरुष है, बहुब्रीहि है। पारो जी, कोशकार शब्द में कौन सा समास है? और 42 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा तत्पुरुष समास। आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। कोशकार शब्द में कौन सा समास है? तत्पुरुष सही आंसर है। देवासुर में समास बताना है। देवासुर में बहुब्रीहि समास होगा, द्विगु होगा, कर्मधाराएं होगा, द्वंद्व होगा। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 43 है। देवासुर में समास चयन करना है। सोना जी, कौन सा विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा? देवासुर शब्द में आप सभी का यहाँ पर 43 है, डी वाला विकल्प होगा सही आंसर। द्वंद्व समास जो है द्वंद्व समास। पंचामृत 44वां क्वेश्चन है। पंचामृत में समास बताइएगा कौन सा समास है? द्वंद्व है, द्विगु है, तत्पुरुष है, कर्मधारय है। पंचामृत, पंचामृत में आप सभी का यहाँ पर द्विगु समास होगा। विकल्प आप सभी का यहाँ पर जो डी वाला विकल्प है वह आपका सही आंसर है। द्विगु समास में जो पहला पद होता है वह संख्यावाची पद होता है। देह लता में आप सभी के लिए समास बताने। क्वेश्चन नंबर 45 में अव्ययी भाव समास है, बहुब्रीहि है, तत्पुरुष है, कर्मधाराएं है। इनमें से सही आंसर चयन करिएगा। देह लता शब्द में समास चयन करना है। तो 45 का सही आंसर होगा कर्म धारय। आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा डी वाला जो विकल्प है कर्म धारय, वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। त्रिनेत्र शब्द में कौन सा समास है? कर्मधारय, द्विगु, तत्पुरुष, बहुब्रीहि। त्रिनेत्र शब्द में कौन सा समास है? क्वेश्चन नंबर 46 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा हर्षन जी, अरुण जी। विकल्प आप सभी का यहाँ पर डी वाला विकल्प यहाँ पर भी बहुब्रीहि समास होगा। बहुब्रीहि समास होगा इसमें त्रिनेत्र में। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है? क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 47 है। हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण हैं? 50 है, 54 है, 52 है, 55 है। हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। नीलम जी, आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा 47 में विकल्प नंबर सी। आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है कि 52। हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण हैं? 52 वर्ण है। विकल्प आप सभी का यहाँ पर सी सही आंसर होगा। प्रेमाख्यान कवियों को किस नाम से पुकारा जाता है? 48 में संत कवि, सूफी कवि या फिर रीतिकालीन कवि, नाथपंथी कवि। इनमें से बताना है। तो आप सभी का यहाँ पर हाँ 53 हो गए, लेकिन 52 यहाँ पर विकल्प में दिया तो 52 आपका सही आंसर होगा। यहाँ पर बताना है आप सभी के लिए कि प्रेमाख्यान कवियों को किस नाम से पुकारा जाता है। 48 में आप सभी का यहाँ पर सूफी कवि सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 49 है। संदेश रासक के रचयिता का नाम बताइएगा। अब्दुल रहमान है, पुष्पदंत है, देवसेन है, हेमचंद्र है। बबीता जी, आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है संदेश रासक किनकी रचना है? कविता जी, संदेश रासक जो रचना है ये रचना मानी जाती है अब्दुल रहमान की। अब्दुल रहमान या अब्दुल रहमान जो है इन्हीं की रचना संदेश रासक। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 51 है कि अनुभाव कितने प्रकार के होते हैं? 8, 4, 6 या फिर 3 प्रकार के होते हैं। 50वां क्वेश्चन है अनुभाव कितने प्रकार के होते हैं? उज्जवल जी, श्वेता जी। और अनुभाव जो है 4 प्रकार के होते हैं। बी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है।
अनुभाव 4 प्रकार के होते हैं। गा किस प्रकार का वर्ण है? गा बताना है। ये दंत है, तालव्य है, कंठ है, ओष्ठ है। गा। सूरज जी चयन करिएगा। क्वेश्चन आप सभी का यहाँ पर दिया गया है। 51वां क्वेश्चन है और 51 में आप सभी का यहाँ पर कंठ सही आंसर होगा। गा का उच्चारण आप करेंगे तो कंठ से इसका उच्चारण होता है, तो गा जो है कंठ वर्ण माना जाता है। फा किस प्रकार का वर्ण है? फा का आप उच्चारण करेंगे तो आप समझ जाएंगे किस प्रकार का ये वर्ण है। फा। क्वेश्चन नंबर 52 यहाँ पर दिया गया है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर अरुण जी ओष्ठ वर्ण हो जाएगा, क्योंकि जो वर्णों का उच्चारण करते समय दोनों ओठ जो हैं आपस में मिलते हैं तो वह ओष्ठ वर्ण कहलाते हैं। तो अपन यहाँ पर पा, फा, बा, भा ये जो इनका उच्चारण करते हैं तो ये सभी जो है इन सभी के उच्चारण में अपने दोनों ओठ जो है आपस में मिलते हैं, तो ये ओष्ठ वर्ण के अंतर्गत आएंगे। कौन सा वर्ण ऊष्म में नहीं है? क्वेश्चन नंबर 53 में ऊष्म में नहीं बताना है आप सभी के लिए। कीर्ति जी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा ऊष्म वर्ण नहीं बताना है। अमित जी बी वाला विकल्प आप सभी का सही आंसर है। ला जो है ऊष्म वर्ण नहीं माना जाता है। घा किस प्रकार का वर्ण है? घा बताइए। दंत है, कंठ है, मूर्धन्य है, तालव्य है। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर चंगन दिया गया है। तो जो का, खा, गा, घा ये जो है ये कंठ वर्ण के अंतर्गत आते हैं। जब इनका उच्चारण करते हैं ना अपन तो कंठ से जो है इनका उच्चारण होता है। सपना जी तो ये कंठ वर्ण के अंतर्गत आएगा। जा जो है किस प्रकार का वर्ण है? क्वेश्चन नंबर 55 में तालव्य है, मूर्धन्य है, कंठ है, ऊष्म है। जा। तो 55वां क्वेश्चन यहां पर दिया गया है, तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है जा जो है एक तालव्य वर्ण कहलाएगा, क्योंकि जब अपन जा का उच्चारण कर रहे हैं तो अपनी जो जीभ है वह तालु को स्पर्श कर रही है, तो ये तालव्य वर्ण के अंतर्गत आएगा। क्वेश्चन नंबर आप सभी का 56 दिया। साहित्य दर्पण के रचनाकार कौन माने जाते हैं? क्वेश्चन नंबर 56 में ये यूपी टीजीटी पीजीटी के मॉडल पेपर जिनके लिए 10 सेट मंगवाने हैं अभी मात्र 100 रुपए में आपके लिए 10 सेट मिल जाएंगे। नंबर स्क्रीन पर दिया गया है, आप संपर्क कर लीजिएगा। साहित्य दर्पण के रचनाकार का नाम बताना है, किनकी रचना मानी जाती है? प्रमोद जी। तो सही आंसर होगा ये रचना है विश्वनाथ जी जो है उन्हीं की रचना है। 57वां क्वेश्चन रससूत्र किस आचार्य की देन है? रससूत्र मम्मट, विश्वनाथ, भरत मुनि, भट्ट, लोल्लट इनमें से चयन करना है। सही आंसर होगा रससूत्र के आचार्य की देन है। 57वां क्वेश्चन है और आप सभी का यहाँ पर भरत मुनि जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होंगे। भरत मुनि यहाँ पर सही आंसर है। निम्न आचार्यों को काल के आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। 58वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, बताइएगा कौन सा विकल्प आप सभी का यहाँ पर 58 में सही आंसर होगा। आचार्य यहाँ पर दिए गए हैं, इनको काल के आरोही क्रम में बताना है। तो सबसे पहले भामय, उनके बाद दंडी, दंडी के बाद मम्मट और फिर आएंगे विश्वनाथ। तो विकल्प नंबर 1 आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। ये वाला विकल्प जो है वह आपका सही आंसर है। मृक्ष कटिकम की रचयिता कौन है? किन की रचना है? भास कवि, कालिदास, श्रीहर्ष, शूद्रक किन की रचना है? मृक्ष कटिकम की रचयिता बताना है। 59 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा मृक्ष कटिकम जो रचना है शूद्रक की रचना मानी जाती है। डी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होंगे। शूद्रक आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 60वां क्वेश्चन है, कंचन का समानार्थी शब्द कौन सा है? कंचन का चांदी होगा, सोना होगा, धतूरा, तांबा। क्वेश्चन नंबर 60 में कंचन का समानार्थी पूछा गया है। चेतन जी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा कंचन का समानार्थी सोना माना जाएगा। डी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, कंचन का सोना होगा। अगला क्वेश्चन है सोम का समानार्थी शब्द कौन सा है? सोम का सोमवार होगा, पीयूष होगा, सूर्य होगा, सरोवर होगा। इनमें से आप सभी लोग बताइएगा सोम का समानार्थी शब्द है।
इनमें से सही आंसर 61 में विकल्प नंबर बी वाला विकल्प पीयूष आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। चौम का समानार्थी पीयूष माना जाता है और शिखी का समानार्थी शब्द क्या माना जाता है? मोर है, बाण है, सूर्य है, पतंग है। क्वेश्चन नंबर 62 में शिखी शब्द दिया गया, इसका समानार्थी शब्द क्या माना जाता है? 62 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा मोर। शिखी का समानार्थी क्या माना जाता है? मोर माना जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर दिया गया है 63। इनमें से हिरण का पर्यायवाची नहीं है, नहीं चयन करना है। कौन सा? सारंग, कुरंग, अहि, मृग। कौन सा हिरण का पर्यायवाची नहीं है? 63वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। और 63 में आप सभी का यहाँ पर साधना जी सही आंसर होगा। सपना जी विकल्प नंबर सी आप सभी का यहाँ पर अहि जो है, अहि शब्द है, ये हिरण का पर्यायवाची नहीं माना जाता है। बाकी सारंग, कुरंग और मृग ये माने जाते हैं। इनमें से घोड़े का पर्यायवाची नहीं है। कौन सा नहीं है? सिंधु नहीं है, घोटक, सैंधव। क्वेश्चन नंबर 64 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर घोड़े का पर्यायवाची नहीं बताना है हेमलता जी। तो इनमें से आपका सही आंसर सिंधु सही आंसर होगा। ये वाला जो विकल्प है सिंधु, ये घोड़े का पर्यायवाची नहीं। युगे युगे क्रांति के रचनाकार कौन है? 65वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। युगे युगे क्रांति सुरेंद्र वर्मा, मोहन राकेश, उदय शंकर भट्ट, विष्णु प्रभाकर, इनकी रचना मानी जाती है। ये आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। अनबीजे तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। ये रचना मानी जाती है विष्णु प्रभाकर जी की। 65 में आप सभी का यहाँ पर डी वाला विकल्प सही आंसर है। कौन सा नाटक जगदीश चंद्र माथुर का है? इनमें से आप सभी का सही आंसर क्या होगा? डॉक्टर है, शारदिया है, 8वां सर्ग है, द्रौपदी है। वह नाटक जो जगदीश चंद्र माथुर जी का माना जाता है। इनमें से आप सभी के लिए सही आंसर चयन करना है। तो 66 में आप सभी का यहाँ पर बी वाला विकल्प सही आंसर होगा शारदिया। शारदिया जगदीश चंद्र माथुर का नाटक है। प्रगतिवादी काव्य की समय सीमा क्या मानी जाती है? जो प्रगतिवाद है ये कब से कब तक इसकी समय सीमा मानी गई है? ये आप सभी लोग यहाँ पर चयन करेंगे। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 67 दिया गया है और 67 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। प्रगतिवादी काव्य की जो समय सीमा 1936 से 1940 की जो समय सीमा है वह प्रगतिवाद की समय सीमा मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है, लाल पान की बेगम कहानी के रचयिता कौन है? लाल पान की बेगम कहानी के रचयिता कौन है? तो आप सभी का यहाँ पर सही आ रही होगी। लाल पान की बेगम जो है ये फणेश्वरनाथ रेणु जी की कहानी है, जिन्हें हिंदी का प्रथम आंचलिक उपन्यासकार के रूप में जाना जाता है रेणु जी को। सरस्वती पत्रिका के संपादक बताइएगा। भारतेंदु हरिश्चंद्र, जयशंकर प्रसाद या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी, प्रेमचंद। हाँ सिमरन जी, तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, चयन करिएगा। क्वेश्चन आप सभी का यहाँ पर 69 है। सरस्वती पत्रिका के संपादक आप सभी का यहाँ पर महावीर प्रसाद द्विवेदी सही आंसर होंगे। 1903 से 1920 तक इन्होंने सरस्वती पत्रिका का संपादन किया है। उदंत मार्तंड नामक पत्र कहाँ से प्रकाशित होता था? क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 70 दिया गया है। उदंत मार्तंड जो पत्र था श्वेता जी, ये प्रकाशित होता था कहां से? तो 70 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है कलकत्ता से। उदंत मार्तंड पत्र कहां से प्रकाशित होता था? कलकत्ता से। मोर का तत्सम क्या होगा? क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 71 दिया। मोर का तत्सम मयूर होगा, मयूर होगा, मोर मुकुट होगा, कोई नहीं होगा। 71 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। मोर का तत्सम आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है। तो आप सभी का यहाँ पर मोर का तत्सम माना जाता मयूर। बी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। मोर का तत्सम मयूर माना जाता है। बछड़ा किस शब्द से विकसित है? बछड़ा जो है बच्चा, बक्ष, वत्स या फिर कोई नहीं। 72 में बताना है, 72 में कि बछड़ा किस शब्द से विकसित है।
72 का सही आंसर है वत्स। आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। बछड़ा किस शब्द से विकसित है? तो वत्स आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। साखी का तत्सम रूप क्या, साखी का तत्सम क्या होगा? साखी का तत्सम साक्ष होगा, साक्षी होगा, साक्षी या फिर कोई नहीं। 73 में सही आंसर चयन करना है साखी का तत्सम। और 73 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर साक्षी माना जाता है। साखी का तत्सम क्या है? साक्षी सही आंसर होगा। पारा के शब्द का तद्भव है? पारा बताने, पार, पारद, पारामृत या फिर कोई नहीं। 74 में सही आंसर चयन करना है। पारा शब्द जो है किस शब्द, पारा किस शब्द का तद्भव है? तो पारद आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। बी वाला जो विकल्प है पारद वह सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 75 भौजाई का तत्सम क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 75 में भाभी होगा, भ्रात जाया होगा, भ्रात पत्नी या फिर कोई नहीं। 75 में आप सभी के लिए यहाँ पर सही आंसर चयन करना है। 75 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या है? चौना जी, स्वानी जी, सुमन जी। विकल्प नंबर बी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। भ्रात, भ्रातृ जाया आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। बी वाला विकल्प है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है जिज्ञासु का सही अर्थ बताना है। क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 76 में जो जितना चाहता हो या जानने की इच्छा रखने वाला, जो जान चुका हो या जिसे कुछ नहीं आता। जिज्ञासु का अर्थ आप सभी के लिए बताना है। युगांश्री, तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा 76 में जानने की इच्छा रखने वाला के लिए जिज्ञासु कहा जाता है। बी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। अंतेवासी शब्द यहाँ पर दिया गया है। अंतेवासी शब्द अंतेवासी किस अर्थ में प्रयुक्त होता है? बताइए। अन्य स्थान पर रहने वाला, नगर में रहने वाला, नदी किनारे रहने वाला या गुरु के समीप रहने वाला। 77 में सही आंसर बताना है। अंतेवासी किस अर्थ में प्रयुक्त होता है? तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा गुरु के समीप रहने वाला। विकल्प नंबर डी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। प्रभाती का तात्पर्य क्या है? प्रभात में गाए जाने वाला गीत, रात्रि में गाए जाने वाला गीत, देशभक्ति का गीत या राष्ट्रीय गीत। क्वेश्चन नंबर 78 में आप सभी के लिए यहाँ पर प्रभाती शब्द यहाँ पर दिया गया है और प्रभाती का सही अर्थ क्या है ये बताना है। सुबोध जी, सही आंसर होगा प्रभात में गाए जाने वाला गीत के लिए प्रभाती कहा जाता है। ये वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, मछली जैसी आंखों वाली के लिए एक शब्द क्या होगा? मृगनयनी कहेंगे, मीनकेतु कहेंगे, मीनाक्षी कहेंगे, मृगाक्षी कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 79 में कि मछली जैसी आंखों वाली के लिए एक शब्द क्या कहेंगे? शौर्या जी, आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा उसे कहा जाता है मीनाक्षी। विकल्प आप सभी का यहाँ पर सी वाला विकल्प मछली जैसी आंखों वाली के लिए मीनाक्षी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 80 है 100 वर्ष के समय को क्या कहेंगे? शताब्दी कहेंगे, शतक कहेंगे, दशक कहेंगे, सहस्त्राब्दी कहेंगे। क्वेश्चन आप सभी का यहाँ पर 80 दिया गया है और 100 वर्ष के समय को क्या कहेंगे? अमित जी, आप सभी का यहाँ पर 80 में सही आंसर होगा शताब्दी कहा जाएगा उसके लिए। शताब्दी आप सभी का यहाँ पर ए वाला विकल्प है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? क्वेश्चन नंबर 81 में श्रृंगार का श्रृंगारी होगा, रति, प्रेम या हर्ष होगा। क्या होगा सही आंसर? इनमें से बताना है। श्रृंगार का स्थायी भाव रति माना जाता है। शोक किस रस का स्थायी भाव है? बताइए। श्रृंगार, वीर, करुण या फिर भयानक है। 82 में सही आंसर बताने। शोक जो है किस रस का स्थायी भाव माना जाता है? आकाश जी, आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। यहाँ पर शोक जो है करुण का शोक माना जाता है। सॉरी, सी वाला विकल्प जो है करुण का शोक स्थायी भाव माना जाता है। सी वाला विकल्प। किस रस को रसराज कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 83 में बताया। वीर, श्रृंगार, हास्य या फिर भयानक को इनमें से चयन करिएगा। वीडियो को लाइक भी करते जाइएगा। सभी लोग जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है, बहुत सारे लोग हैं वीडियो को लाइक नहीं किए हैं,
लाइक करते जाएं। 125 प्रश्न पूरे यहाँ पर करवाए जाएंगे। और किस रस को रसराज कहा जाता है? श्रृंगार आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, इस पंक्ति में रस बताना। वीर, बीभत्स, श्रृंगार या प्रकरण रस है? खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, ये पंक्ति जो है इस पंक्ति में वीर रस होगा। ये वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। जहां उपमेय की तुलना उपमान से की जाए वहां पर कौन सा अलंकार होता है? ये बताना। जहां उपमेय की तुलना उपमान से की जाए वहां पर उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा या संदेह अलंकार होता है। 85वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और 85 में आप सभी का यहाँ पर उपमा अलंकार आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। ये वाला विकल्प जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है जनु जानो मनु मानो का प्रयोग आप सभी के लिए बताने किस अलंकार में होता है? रूपक में, उत्प्रेक्षा में, प्रतीक में, व्यतिरेक में। शासी आंसर जनु जानो मनु मानो का प्रयोग किस अलंकार में होता है? इनमें से 86 का सही आंसर होगा उत्प्रेक्षा अलंकार जो है उसी में इन शब्दों का प्रयोग होता है। बी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। उत्कर्ष का विलोम शब्द क्या माना जाता है? शतकर्ष है, प्राकर्ष है, अपकर्ष है? इनमें से कोई नहीं है। 87 में बताने उत्कर्ष का विलोम शब्द क्या माना जाता है? 87 का सही आंसर होगा उत्कर्ष का विलोम अपकर्ष माना जाता है। सी वाला विकल्प जो है वह आपका सही आंसर है। रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया? रामचरितमानस को हिंदी में, अवधी में, ब्रज में या फिर संस्कृत में? रामचरितमानस तुलसीदास जी की रचना है। 88वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और 88 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। ये तो जो है किस भाषा में? अवधी भाषा में लिखी गई रचना है रामचरितमानस। बी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर आप सभी का 89 है कि पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोली इनमें से कौन सी है? ब्रज है, खड़ी बोली है, बुंदेली है, बांगरू है? 89 में आप सभी के लिए बताना है कि पश्चिमी हिंदी की सबसे अधिक प्रमुख बोली इनमें से कौन सी है? कंचन जी, कविता जी, हसन जी, आकाश जी, प्रियंका जी, प्रमोद जी। 89वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और 89 में खड़ी बोली आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। अवधी किस उपभाषा वर्ग की बोली मानी जाती है? अवधी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है या फिर पूर्वी हिंदी, राजस्थानी, बिहारी? इनमें से आप सभी के लिए बताना है। अवधी जो है वह चयन करिएगा। ताज सैनी जी, अवधी के उपभाषा वर्ग की बोली है तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है पूर्वी हिंदी। 90 में बी वाला विकल्प पूर्वी हिंदी के अंतर्गत अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी ये तीन जो है उपभाषाएं आती हैं, बोली आती हैं। अगला क्वेश्चन है आंसू किन की रचना है? क्वेश्चन नंबर 91 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। आंसू जो रचना है वह मानी जाती है किनके? तो आप सभी का यहाँ पर बी वाला विकल्प प्रसाद जी जो है, जयशंकर प्रसाद, वह आपका सही आंसर है। गीत फरोश नामक कविता के रचयिता कौन है? 92 में भवानी प्रसाद मिश्र हैं, अक्षत जी या फिर वीरेंद्र मिश्र हैं, धनवीर भारती हैं, मुक्ति बोध हैं? किन की रचना है गीत फरोश? दिनेश जी। तो भवानी प्रसाद मिश्र जी जो है उन्हीं की रचना मानी जाती है गीत फरोश। विकल्प नंबर ये वाला विकल्प आपका सही आंसर है। नागार्जुन का संबंध किस काव्यधारा से है? किस काव्यधारा से संबंधित थे नागार्जुन? छायावाद से, प्रयोगवाद से, नवगीत से, प्रगतिवाद से? क्वेश्चन नंबर 93 में सही आंसर बताना है। नागार्जुन जी किस काव्यधारा से संबंधित हैं? तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा ये है प्रगतिवाद से। प्रगतिवाद आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। डी वाला विकल्प जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। वामन ने काव्य की आत्मा किस तत्व को स्वीकार किया है? अलंकार को, ध्वनि को, रीति को, वक्रोक्ति को? इनमें से बताना है। जो वामन है इन्होंने किस काव्य की आत्मा जो है किस तत्व को स्वीकार किया है? कविता जी। इनमें से सही आंसर होगा चेतन जी।
94 में विकल्प नंबर सी रीति, क्योंकि रीति संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? वामन थे। ध्वनि के कौन थे? आनंदवर्धन। वक्रोक्ति के कुंतक। अलंकार के कौन थे? कमेंट में बताइए। संस्कृत के वे शब्द जो बिना किसी ध्वनि परिवर्तन के हिंदी में प्रयुक्त हो रहे हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तत्सम, तद्भव, अर्ध तत्सम या देशज कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 95 में सही आंसर चयन करना है। संस्कृत के वे शब्द जो बिना किसी परिवर्तन के, ध्वनि परिवर्तन के हिंदी में प्रयुक्त हो रहे हैं उन्हें क्या कहा जाता है? 95 में उन्हें तत्सम कहा जाता है। ये वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा, तत्सम। देशज शब्द का अभिप्राय क्या है? जिनकी उत्पत्ति यहाँ पर एक जो विदेशी भाषाओं से विकसित हुए हों, जिनमें ध्वनि परिवर्तन हुआ है, जिनकी व्युत्पत्ति ज्ञात ना हो। 96 में आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है देशज शब्द का अभिप्राय है कि जिसकी व्युत्पत्ति ज्ञात ना हो। विकल्प नंबर डी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर देशज शब्द के अंतर्गत आएंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया है? साधारणीकरण सिद्धांत के जनक कौन माने जाते हैं? 97 में सही आंसर बताना है। साधारणीकरण का जो सिद्धांत है, साधारणीकरण सिद्धांत के जनक भरत मुनि है, भट्टनायक है, आचार्य शंकुक है, मम्मट है। 97 में आप सभी के लिए सही आंसर बताना है। पारुल जी, आकाश जी, बहुत बढ़िया। 97 में बी वाला 97 में सही आंसर बी है, यानी कि भट्टनायक आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। इनमें से अर्धविराम चिन्ह का चयन करना है। कौन सा चिन्ह अर्धविराम का चिन्ह है? 98वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। अर्धविराम पूछा गया है। 98 में सही आंसर होगा। इनमें से विकल्प आप सभी का यहाँ पर बी वाला विकल्प सही आंसर है। ये जो चिन्ह है ये अर्धविराम का चिन्ह माना जाता है। अर्धविराम चिन्ह, दो बिंदी जो है रखिए, इनको जो है अर्धविराम चिन्ह के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन आप सभी का यहाँ पर दिया गया है क्या है कि मुंड पे मुकुट धरे सोहत है गोपाल में कौन सा दोष होगा? दोष बताना। च्युत, संस्कृति, क्लिष्टत्व, ग्रामत्व, अश्लीलत्व। 99 में आप सभी के लिए यहाँ पर सही आंसर बताना है कौन सा दोष है यहाँ पर। तो सही आंसर है 99 में आप सभी का यहाँ पर बी वाला विकल्प ग्रामत्व आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, हाइकू कविता का मूल स्थान क्या है? भारत है, चीन है, या फिर कंबोडिया है, या फिर जापान है? क्वेश्चन नंबर 100 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। हाइकू कविता जो है, हाइकू कविता का मूल स्थान आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है। इनमें से तो आप सभी का यहाँ पर 100 में जापान सही आंसर होगा। डी वाला जो विकल्प है जापान, वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन आप सभी का यहाँ पर 101 क्या दिया कि यतश्च निर्धारणम किस व्यक्ति से जुड़ा सूत्र है? षष्ठी, सप्तमी, या फिर चतुर्थी, या फिर द्वितीया? 101 में आप सभी लोग यहाँ पर सही आंसर चयन करेंगे। तो सही आंसर है इनमें से 101 में आप सभी का सही आंसर होगा बी वाला विकल्प सप्तमी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है कि दृष्टवा में प्रत्यय आप सभी के लिए बताना है। कौन सा प्रत्यय होगा? 102 का सही आंसर बताना है। शब्द दिया गया है दृष्टवा, शब्द में कौन सा प्रत्यय है? सोना जी, सूरज जी, सुमन जी, और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा 102 में कृत्वा प्रत्यय आप सभी का यहाँ पर विकल्प नंबर ये वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर। अभ्यागत शब्द में उपसर्ग बताइए, चयन करना है। जिनके लिए यूपी टीजीटी पीजीटी के मॉडल पेपर की सेट 10 सेट मंगवाना है, अभी मात्र 100 रुपए में आप सभी के लिए ये पीडीएफ मिल जाएगी। ये पीडीएफ में 10 सेट आप सभी के लिए उपलब्ध है, आप संपर्क करिएगा, नंबर स्क्रीन पर दिया गया है। और अभ्यागत शब्द में उपसर्ग बताना है, तो 103 का सही आंसर अभी सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है विद्याधनम में समास बताना है। कौन सा समास होगा? अव्ययीभाव, कर्मधारय, तत्पुरुष, बहुब्रीहि समास चयन करिएगा। विद्याधनम में समास
कौन सा समास है? 104 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा विद्या धनम में समास है कर्मधारय। विकल्प नंबर बी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर कर्मधारय सही आंसर होगा विद्या धनम। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 5 है। चयन करिएगा कि इनमें से आप सभी के लिए बताना है कि कौन सी कृति कालिदास की है। कालिदास की रचना आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। मालती माधवम है, विक्रमोर्वशीयम है, नागानंद है, स्वप्न वासोदत्तम है। इनमें से आप सभी के लिए बताना है कौन सी रचना कालिदास जी की है। सही आंसर होगा बी वाला विकल्प विक्रमोर्वशीयम। आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा विक्रमोर्वशीयम कालिदास जी की रचना मानी जाती है। उत्तर रामचरितम किन की रचना है? क्वेश्चन नंबर 6 में सही आंसर बताइएगा। सुनैना जी चयन करिएगा सभी लोग। उत्तर रामचरितम किन की रचना मानी जाती है? तो इनमें से आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा ये रचना मानी जाती है किनके? भवभूति जो है उन्हीं की रचना है उत्तर रामचरितम। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 7 दिया गया है। एक रचना जो है बृहत्तरी में आती है, वह रचना आप सभी के लिए बताना है। कुमार संभव है, कुमार संभवम है, शिशुपाल वधम है, स्वप्न वासोदत्तम है, अभिज्ञान शकुंतलम है। बताइएगा क्या है सही आंसर? हजारी लाल जी एक रचना बृहत्तरी में आती है, वह रचना आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है। तो बी वाला विकल्प है आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है शिशुपाल वधम। शिशुपाल वधम जो है ये रचना बृहत्तरी में आती है। कुवलयानंद के रचयिता का नाम बताना है। 8 में महिम भट्ट हैं, अप्पय दीक्षित हैं, भानु मिश्र हैं, धनंजय हैं। वंदना जी सभी लोग लाइक अवश्य करते जाइएगा इस क्लास को। और कुवलयानंद के रचयिता का नाम चयन करना है। किन की रचना है ये? क्वेश्चन नंबर 8 में बी वाला विकल्प अप्पय दीक्षित जो है उन्हीं की रचना मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है काव्य मीमांसा किन की रचना है? भारवी की रचना, श्रीहर्ष, भोजराज, राजशेखर की रचना है। सीबी गुप्ता जी काव्य मीमांसा के रचनाकार आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 9 में सही आंसर होगा ये रचना मानी जाती है किनके? आप सभी का यहाँ पर डी वाला विकल्प राजशेखर जो है उन्हीं की रचना है। राजशेखर की रचना है काव्य मीमांसा। संविधान की धारा 343(1) में हिंदी को घोषित किया गया है। राजभाषा, राष्ट्रभाषा, संपर्क भाषा या फिर मातृभाषा। 10 में आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है कि संविधान की धारा 343(1) में हिंदी को क्या घोषित किया गया है? देशो जी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया है। विकल्प नंबर 1 सही आंसर होगा। मगही के उपभाषा वर्ग की बोली है। मगही राजस्थानी, बिहारी, पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी। इनमें से आप सभी लोग बताएंगे मगही के उपभाषा वर्ग की बोली है। क्वेश्चन नंबर 11 में आप सभी का यहाँ पर बिहारी सही आंसर होगा। बी वाला विकल्प जो है बिहारी वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 है बीभत्स रस का स्थायी भाव क्या है? जुगुप्सा है, भय है, निर्वेद है, क्रोध है। 112 में सही आंसर बताना है। बीभत्स रस का स्थायी भाव क्या है? 12 में आप सभी का यहाँ पर जुगुप्सा जो है वह सही आंसर होगा। बीभत्स का जुगुप्सा। काव्य शोभाया कर्तारो धर्मः गुणा। काव्य गुण की परिभाषा किस विद्वान ने दी है? आचार्य भरत, आचार्य दंडी, आचार्य वामन, आचार्य मम्मट ने। 13 में सही आंसर चयन करना है कि काव्य शोभाया कर्तारो धर्मः गुणा। ये काव्य गुण की परिभाषा जो दी गई है किनके द्वारा ये परिभाषा दी गई है? सही आंसर है आचार्य वामन। आप सभी का यहाँ पर सी वाला विकल्प 13 में सही आंसर है आचार्य वामन की परिभाषा है। क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पर दिया गया है। 14वां क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं कि कुरु कुरु स्वाहा किन की रचना मानी जाती है? कुरु कुरु स्वाहा मनोहर श्याम जोशी या फिर वृंदावन लाल वर्मा, यशपाल, भीष्म साहिनी। इनमें से आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। कुरु कुरु स्वाहा जो है मनोहर श्याम जोशी जी की रचना मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 15 राजन शब्द का तृतीय बहुवचन का रूप क्या होगा?
राजन का राज्ञा, राजभी, राज्ञ या फिर राजस होगा। क्वेश्चन नंबर 15 में राजन शब्द का तृतीय बहुवचन का रूप क्या होगा, ये सही आंसर में बताना है। 15 में आप सभी का यहाँ पर राजभी, आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया है कि नवयुवक के गान के रचनाकार कौन माने जाते हैं। केदारनाथ मिश्र प्रभात है, जगन्नाथ प्रसाद मिलिंद हैं, सोहनलाल द्विवेदी हैं, सियाराम शरण गुप्त हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में नवयुवक के गान के रचनाकार कौन माने जाते हैं। तो आप सभी के यहाँ पर जगन्नाथ प्रसाद मिलिंद जो है वह आप सभी के यहाँ पर सही आंसर होंगे। जगन्नाथ प्रसाद मिलिंद आपका सही आंसर है। तुम और मैं कविता के रचनाकार कौन है। हरिवंश राय बच्चन, निराला प्रसाद या महादेव वर्मा। 17 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। तुम और मैं कविता के रचनाकार कौन है। अपन ने याद किया था कि तुम और मैं निराले हैं, तो ये निराला जी की रचना मानी जाती है। अनंत जी विकल्प नंबर बी आप सभी का सही आंसर है। किनकी छत्र छाया में रहकर बालिका मीरा के हृदय में गिरधर गोपाल के प्रति अनन्य आस्था उत्पन्न हुई थी। कर्नल टॉड, राव दूधा, राव रतन सिंह, मालदेव, इनमें से आप सभी के लिए बताना है। 18वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। 18 में बी वाला विकल्प राव दूधा आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। मृतक के माध्यम से युग सत्य को सजीव और साकार रूप में प्रस्तुत करने वाले कवि कौन हैं। विष्णु खरे हैं, विद्यापति हैं, धर्मवीर भारती हैं, पंत हैं। 19 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। मृतक के माध्यम से युग सत्य को सजीव और साकार रूप में प्रस्तुत करने वाले कवि धर्मवीर भारती माने जाते हैं। सी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर धर्मवीर भारती सही आंसर है। हाँ सोनाली जी। क्वेश्चन नंबर आप सभी का 20 है। बड़ी बड़ी आंखें किसकी रचना है। बड़ी बड़ी आंखें श्रीलाल शुक्ल, अमरकांत, उपेंद्रनाथ अस्क, भैरव प्रसाद गुप्त। बड़ी बड़ी आंखें क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पर दिया गया है और आप सभी का यहाँ पर उपेंद्रनाथ अस्क जी की रचना मानी जाती है। बड़ी बड़ी आंखें राजीव जी। अगला क्वेश्चन है ममता जी, उसका मुजरिम की रचनाकार कौन है। 21 में मोहन राकेश, अमरकांत, उपेंद्रनाथ अस्क, भैरव प्रसाद गुप्त। 21 में आप सभी के लिए बताना है उसका मुजरिम के रचनाकार कौन माने जाते हैं। 4 विकल्प यहाँ पर दिए गए हैं और भैरव प्रसाद गुप्त जी जो हैं वही इसके रचनाकार माने जाते हैं। चंद औरतों का शहर उपन्यास के लेखक कौन है। मनोहर श्याम जोशी हैं, गोविंद्र मिश्र हैं या फिर शैलेश मटियानी है, सुरेंद्र वर्मा है। क्वेश्चन नंबर 22 में हाँ पारुल जी। तो चंद औरतों का शहर उपन्यास किनका है। पारुल जी। शैलेश मटियानी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। पतझड़ की आवाजें किनकी रचना मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 23 दिया गया है। निरुपमा शोभती, गोविंद्र मिश्र, नाशिरा शर्मा, सुरेंद्र वर्मा। पतझड़ की आवाजें 23 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। ये रचना मानी जाती है किनकी। निरुपमा शोभती जो है उन्हीं की रचना है पतझड़ की आवाजें। विकल्प नंबर 1 सही आंसर है। ज्ञा का उच्चारण नामक निबंध के लेखक कौन है। ज्ञा का उच्चारण नामक निबंध जो है किनका निबंध है। पीताम्बर दत्त वर्तवाल, कामता प्रसाद गुरु, महावीर प्रसाद द्विवेदी, लाला भगवान दीन। 24वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और 24 में आप सभी का यहाँ पर पीताम्बर दत्त वर्तवाल जी जो हैं वह सही आंसर होंगे। निम्नलिखित में से कौन सी कविता शेर से अनपढ़ की है। 25 में मुर्दा बयान है, जानवर है, निराश है, मैती मुकुल है। क्वेश्चन नंबर 25 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है कौन सी कविता शेर से अनपढ़ की है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है मुर्दाक बयान। आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा ये वाला जो विकल्प है मुर्दाक बयान। आप सभी का यहाँ पर सही आंसर। इस प्रकार जो है आज की क्लास में अपने पूरे 125 प्रश्न कंप्लीट हुए। यूपी टीजीटी पीजीटी के इसी प्रकार के 10 सेट जिनके लिए मंगवाना है मात्र 100 रुपए में आप सभी के लिए अभी उपलब्ध है। ये 10 सेट 100 रुपए में मिल जाएंगे। और अगर एमपी टेट वर्ग 2 चयन परीक्षा के लिए इकाई 1 से इकाई 19 तक की पीडीएफ मंगवाना है तो ये 200 रुपए में है। और एमपी टेट वर्ग 2 चयन परीक्षा के लिए मॉडल पेपर के 10 सेट मंगवाना है ये 100 रुपए में है।
हिंदी साहित्य में 6000 वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर की पीडीएफ 150 रुपए में, हिंदी व्याकरण की पीडीएफ आपके लिए 100 रुपए में, और हिंदी के 215 कवियों और लेखकों का संपूर्ण जीवन परिचय वाली पीडीएफ भी 100 रुपए में। इस प्रकार ये तीनों पीडीएफ है आप सभी के लिए जो है 300 रुपए में उपलब्ध हैं। जिनके लिए परचेस करना है आप 9399553966 पर आप संपर्क करिएगा। ये चाहे आप मॉडल पेपर या फिर पीडीएफ जो भी परचेस करना है। रोज आप सभी के लिए क्लास शाम को 4 बजे लाई जाती है। और हाँ ममता जी, और आप सभी के लिए बता दें कि एक क्लास रात्रि में 9 बजे भी होगी, तो उसमें भी आप सभी के लिए जुड़ना है। सभी लोग बहुत बढ़िया अच्छे से जो है जल्दी से आप लोगों ने आंसर बताए। इस कारण जो है अपने 1 घंटे में ही 125 क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो गए। सभी लोग रात्रि वाली क्लास में अवश्य जुड़ा करें, रात्रि में 9 बजे, और एक क्लास होती है अपनी सुबह 9:10 पर। इन क्लासों से जुड़िएगा। हिंदी साहित्य की ये क्लासें आप सभी के लिए ही रेगुलर लाई जा रही हैं। आप सभी के लिए बस लाइक और शेयर बस करते जाना है इन क्लासों को, और सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं।